फेसबुक पे 70 की दहाई और अपने साथियों के बारे में, उस टाइम के जो कलमकार थे, इनकी बातें हो रही थी। सारे दोस्त हमारे बड़े अच्छे अच्छे साथी फिर शामिल हुए हैं। तो देखिए, आप उस्तादों की भी बात की आपने आपने ये भी बताया कि कौन कौन था उस जमाने में, मगर जी, आप एक मारूफ और कामयाब फिक्शन राइटर हैं, साथ ही अफसाना, खाका, ड्रामा, रुदाद और इस तरह की नज्म और मसनवी, सब पर आपकी गिरफ्त बहुत अच्छी है। तो बुनियादी तौर पे आप खुद को क्या कहलवाते हैं? आप क्या लेबल, आपका क्या पसंद करते हैं? ये ये कहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए अपने तौर पर, लेकिन कुछ लोग मुझे, अजीब इत्तेफाक है, जो मेरे शायर दोस्त हैं वो कहते हैं कि तुम अफसाना निगार बहुत अच्छे हो, फिक्शन निगार बहुत अच्छे हो, और जो फिक्शन निगार दोस्त हैं वो कहते हैं तुम शायर बहुत अच्छे हो। खैर, और एक और बात है कि कुछ जो माबाद जदीद नक़ाद हैं वो मुझे माबाद जदीद फनकार समझते हैं, तरक्की पसंद मुझे तरक्की पसंद समझते हैं, और जदीद नक़ाद मुझे जदीद फनकार समझते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि फनकार जो है वो फनकार होता है, तख्लीकार वो तख्लीकार होता है, ना वो जदीद होता है, ना वो तरक्की पसंद होता है, ना वो माबाद जदीद होता है। और अदब में या तख्लीक में या फन में ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। तो अब चूंकि ये बहुत बहस तलब मसला है और अदब का कोई एक नजरिया नहीं होता, इसलिए कोई जिद भी नहीं कर सकता कि नहीं साहब ये जदीदियत है, ये माबाद जदीदियत है, या ये तरक्की पसंद है। तो लेकिन अदब में बुनियादी जो चीज जो दो चीजें हैं, वो अगर अदब में हैं तो वो अच्छा अदब है। एक तो ये कि जो कंटेंट है वो बड़ा कंटेंट हो, यानी उसमें अपील ज्यादा हो, यूनिवर्सल अपील हो, और वैल्यूज दूर तक जाती हो, हर जमाने में वो एक्सेप्टेबल हो, हर जमाने के एहसास और तजर्बात और मुशाहिदात को अपने अंदर समेट लेता हो, जैसे गालिब ने किया, इकबाल ने किया, या बड़े राइटर्स ने किया। और जो इजहार है वो खूबसूरत इजहार हो, वो मुअस्सिर इजहार हो, मीनिंगफुल इजहार हो, तख्लीकी इजहार। अगर वो तख्लीकी इजहार है, यानी वो बात को डायरेक्ट न कह के उसको ढके छुपे अंदाज से कहता है, अलामत के पर्दों में कहता है, तो वो ज्यादा, वो देरपा जो है उसका असर होता है। इसका ये मतलब नहीं कि जो गैर अलामती जो तहरीर है या गैर अलामती जो तख्लीक है वो बड़ी नहीं होती या अच्छी नहीं होती, उसमें भी वो भी बड़ी होती है। तो मैं अपने ऊपर किसी तरह का कोई लेबल लगाना पसंद नहीं करता, और नहीं मैं किसी इज्म से या किसी ग्रुप से मैं जुड़ा। इसके फायदे भी हुए और इसके नुकसान, लेकिन अदब को मैं अदब समझता रहा हूँ, अदब समझता हूँ। और अदब का बुनियादी जो काम मैं समझता हूँ वो ये है कि आपको हज़ पहुंचाए, आपका कथारसिस करे, आपके जहन को रोशन और बालिदा करे। अगर खूबसूरत अंदाज से आपके अंदर बालिदगी पैदा होती है, खूबसूरती के साथ आपको फायदा पहुंचता है, आपके जहन को, आपके दिल को, आपके रूह को, तो वो अच्छा अदब है। और उस अदब की कोई हद नहीं बनती, या उसको किसी दायरे में हम बंद करके नहीं रख सकते। अच्छा साहब, ये आपने पहले पानी जो है आपका नॉवेल, उसे आपने एक अफसाने के तौर पे पहले उस पर तवाज़ुन की थी, अफसाना था आपका, फिर बाद में उसको आपने नॉवेल कर दिया, इसकी कोई खास वजह? जी, हाँ, इसकी वजह है ये, मतलब ये सिर्फ पानी के साथ नहीं हुआ, मेरे एक दो और नावलों के साथ भी हुआ। विषमंथन जो है मेरा नावल है, वो पहले ताना बाना एक कहानी की शक्ल में था, लेकिन वो बाद में वो नावल बना। असल में होता ही है दानिश साहब के कोई दबाव जब हम पे पड़ता है, चाहे वो खारजी हो या दाखिली, वो दबाव जो है वो आपके अंदर जो बेचैनी पैदा करता है, उस बेचैनी को या उस इस्तराब को आप जाहिर करना चाहते हैं। तो कभी कभी होता ही है कि फौरी तौर पर वो जाहिर हो जाता है।
और उससे आपको सेटिस्फेक्शन भी मिल जाता है, और फौरी तौर पर ये लगता है कि आप जो कुछ कहना चाहते थे या जो इस तरह था वो निकल आया। लेकिन जब जरा डिटैचमेंट होता है और कुछ देर के बाद सोचते हैं तो लगता है कि अरे ये चीज तो आई नहीं, ये बात तो आई नहीं, ये शेड तो रह ही गया। तो जब आदमी गौर करता है और वो दूसरे शेड्स भी उसी से जुड़े हुए होते हैं और प्रेशर डालते हैं, तो फिर एक तख्लीकी अमल शुरू होता है आपके अंदर, और इस तरह से कोई नज्म कहानी की शक्ल इख्तियार कर लेती है या कोई कहानी नावल बन जाता है। तो मेरे साथ यही हुआ कि जब मैंने पानी लिखा तो मुझे लगा कि जो मसला मुझे परेशान कर रहा था वो जाहिर हो गया। लेकिन जब मैंने गौर किया तो मालूम हुआ कि पानी का मामला बहुत फैला हुआ है, और इसके एक सोर्स नहीं है, बहुत सारे सोर्सेज है, और तमाम सोर्सेज पर मगरमच्छों का कब्जा है, और इसीलिए पानी नहीं मिल रहा है। तो कहानी में अगर एक सोर्स की बात हुई थी, तो नावल में बाकी सोर्सेज भी इसमें आ गए हैं और बाकी फैक्टर्स भी आ गए हैं। और ये पानी अजीबोगरीब मतलब इसकी बहुत दिलचस्पी से खाली नहीं होगा अगर आप इसकी शान नज़ूल अगर आप सुन लें। मैं उस जमाने में हिमाचल में था, सोलन में, और पानी की बड़ी किल्लत थी, और हम लोग पानी के लिए लाइन में खड़े होते थे और बर्तन ले लेकर, और मालूम हुआ कि 1 घंटे तक पानी आएगा, तो 20-25 बर्तनों में पानी आया, घंटा पूरा हो गया, कोई बर्तन पानी से रह गए, बहुत परेशानी होती थी। तो हर आदमी चाहता था कि आगे बढ़ जाए। कभी कभी ये होता था कि कोई एक तरफ का नल बंद कर देता था ताकि दूसरी तरफ पानी आ जाए, क्योंकि नशेब और फराज बहुत होते हैं। कभी कभी मैंने ये भी देखा कि पानी के लिए बंदूकें निकल गई। तो इतनी क्राइसिस, या हमारे जो मेहमान आते थे उनको भी हम अगर पानी नल से नहीं आ रहा है तो हम उनको बॉडी में ले जाते थे नीचे, कई कई 100 फीट नीचे, और वहां से पानी भर के लाते थे, और उनसे भी कहते थे कि पानी आप भी सर पे रख के लीजिए। तो पानी एक बहुत बड़ा मसला था। अब मैंने गौर करना शुरू किया कि ये पानी क्यों नहीं मिल रहा है सबको। तो कहीं पे नल बंद कर दिया जा रहा है, कहीं के बंदूक के बल पे किसी को पानी मिल रहा है, कहीं पर कोई खराबी हो रही है। तो जब मैंने इस पर गौर किया तो लगा कि जो बुनियादी जरूरत है, जो एक आम आदमी को बुनियादी जरूरतें एफर्ट करने के बाद भी नहीं मिलती हैं, तो इसके असबाब क्या हैं। तो इसके असबाब मेरी समझ में ये आए कि जितने सोर्सेज हैं पानी के हवाले से, अगर हम बात करें तो ये कहेंगे कि पानी के जितने सोर्सेज हैं, तमाम सोर्सेज पर मगरमच्छों का कब्जा है, यानी वो पीने नहीं देना चाहते थे। अब ये मगरमच्छ, इनको आप आदमी में बदल दीजिए, मुख्तलिफ शक्लों में बदल दीजिए, तो ये सियासी लोग भी हो सकते हैं, मजहबी लोग भी हो सकते हैं, कारोबारी लोग भी हो सकते हैं, इजारादार भी हो सकते हैं। तो अब लेकिन नेचुरल सोर्सेज हैं, जो कुदरती जराए हैं, वहां से पानी पीने से नदी का पानी खत्म नहीं हो रहा, तालाब का खत्म नहीं हो रहा, झील का पानी खत्म नहीं हो रहा, तो वहां क्यों बह रहा है, वहां क्यों रोक रहे हैं। तो ये समझ में आया कि जो सुपरमेसी की टेंडेंसी है कि हमारे पास देखिए पानी है, इतने लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन हमारी टंकी भरी हुई है और वो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं पानी के लिए, तो एक खास तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये पूरा जो इजारादारी वाला सिस्टम है, मोनोपोली वाला जो सिस्टम है, वो यही है कि आदमी बहुत ज्यादा लोगों को भूखा रह के, प्यासा रह के खुश होता है कि देखो हमारे पास सब कुछ है या हम सब कुछ कर सकते हैं। इस मसले ने हमको बहुत परेशान किया, और इस तरह से पहले एक कहानी बनी, फिर पानी की शक्ल में नावल आ गया। और जब ये नावल आया तो आप कह सकते हैं कि रातों रात में मशहूर हो गया एज ए नॉवेलिस्ट या एज ए फिक्शन राइटर। इससे पहले मैंने कुछ कहानियां लिखी, शायरी खूब की, लेकिन उतनी पजीराई नहीं हुई जितनी पजीराई इस नावल से हुई। तो ये पहला नावल 100 सफ़े का भी नहीं है, लेकिन इसका फ्रेम ऐसा है कि अगर आप इसमें दाखिल होते हैं तो लगता है कि इसका कैनवस बहुत फैला हुआ है, यानी अव्वल से अजल तक का मसला है। और जो बेनजीर है, जो एक आम आदमी की अलामत है कि वो एफर्ट करता है, बहुत सिंसियर एफर्ट करता है, तो एफर्ट करने के बावजूद आम इंसान को पानी नहीं मिलता, यानी बुनियादी ज़रूरतें नहीं हासिल हो पाती। और इसका सबब यह है कि ज़रूरतों के जो मंबे हैं, जो माखज़ हैं, वहाँ मगरमच्छों का कब्जा है। ये तो जो ये पानी इस तरह से हुआ।
ये जो आपने फलसफा बताया, आने के और बाद फिर मैंने लिखा बिल्कुल अपोजिट। ये यूसुफी साहब जो हमारे मुश्ताक अहमद यूसुफी मशवरा दिया करते हैं, मुझे भी उन्होंने कहा था कि मियाँ लिख कर पाल में लगा दिया करो। तो ये पाल में लगाने वाला सिस्टम आपके यहाँ नजर आ रहा है मुझे, कि आपने लिख कर लगा दिया उसे और फिर बाद में उसको और अच्छा एलाबोरेट किया। बहुत अच्छा। तो और बहुत सारे दोस्त हमारे शामिल हुए हैं, मोहम्मद गनी और शब्बीर ईरानी मेरे ख्याल में ये दुबई से देख रहे हैं, जाहिदुल हक भाई हमारे हैदराबाद यूनिवर्सिटी आपको आदाब कह रहे हैं, और मुमताज़ मुनव्वर पीर भाई शायद बॉम्बे से देख रही हैं, आदाब। और आदाब दरख्शां इम्तियाज साहिबा कलकत्ते से देख रही हैं, आदाब। आदाब और मोहम्मद मुर्शिद, तो जावेद सिद्दीकी साहब देख रहे आदाब। हैं। जुबैर भाई हमारे, जुबैर शादाब बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि आपको अपने असातिज़ा, आपको बेहतरीन असातिज़ा मिले और आप बेहतरीन शागिर्द साबित हुए, एक उम्दा उस्ताद रहे। क्या आपको भी कोई अच्छे शागिर्द, कुछ अच्छे शागिर्द मिले? एक तो यही है जुबैर शादाब। देखिए, जुबैर शादाब ये से अच्छे शागिर्द हैं। अच्छे शागिर्द हैं आपके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सब ड्रामे भी आपने लिखे गजनफर भाई, और ड्रामों का आपका मजमुआ कोई नहीं है, मगर ड्रामों के बारे में बताइए। ड्रामे आपके पहले ही आपने बताया था कोयले की कान, तो क्या मामला था? हाँ, ये अजीब इत्तेफाक है कि पहला मैंने ड्रामा लिखा कोयले सीरा, जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था। वो बिल्कुल इब्तदाई ज़माने का, हायर सेकेंडरी में मैं था उस ज़माने में लिखा, और उसका थीम ये था कि शरारती बच्चे होते हैं, इतनी शरारतें करते हैं, स्कूल से नाम कट जाता है, घर वाले भी तंग आकर उनको घर से निकाल देते हैं। वो चारों मिलके सोचते हैं और इस नतीजे में पहुंचते हैं कि घर वालों को खुश करना चाहिए, अच्छा बन के दिखाना चाहिए। और फिर उनके अंदर एक तब्दीली आती है और वो एक भूत को पकड़वाते हैं। भूत वो क्या होता है, वो एक तरह से सियासी आदमी होता है जो भूत की शक्ल में लोगों को लूटता है, और इस तरह से एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा जाता है इनकी वजह से, और फिर इनको इनाम मिलता है, और फिर इनके अंदर एक मतलब इनकी सलाह हो जाती है और इनके घर वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये फिर बच्चे बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो एक उस जमाने की एक इब्तदाई काविश थी, और स्टेज हुआ, लोगों को अच्छा लगा। उसके बाद पानी का मैंने 1 घंटे का रेडियो ड्रामा लिखा, फिर एक और ड्रामा लिखा तमाशा रेडियो के लिए, और एक पापा मियाँ पे मैंने ड्रामा लिखा जो अभी तक छपा नहीं है, वो मेरे पास है। शेख अब्दुल्ला, जिन्होंने अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज की बुनियाद जिन्होंने रखी थी, उनकी जिंदगी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो उस जिंदगी पर मैंने एक ड्रामा लिखा, पापा मियाँ उसको नाम ही है। ड्रामे से मसनवी का सफर कैसे हुआ? मसनवी एक क्लासिकल और उनका सिंथ है, इसके जी क्राफ्ट बताएं। जी जी जी, ये बहुत, ये सवाल मुझसे बहुत लोगों ने किया, आप भी कर रहे हैं, और इस सवाल के जवाब देने में मुझे बड़ा मजा आता है। मैं जिस जमाने में एमए कर रहा था, तो हम लोगों को मसनवी खलील रहमान आज़मी पढ़ाते थे, अब बहुत अच्छा पढ़ाते थे। और उस जमाने में सैफुल मुलूक और बदिउल जमाल और फूल बन और कुतुब मुश्तरी, और फिर इधर की सहरुल बयान और गुलजार नसीम और ज़ाहिर इश्क, ख्वाब, ये सारी मसनवियाँ हम लोग पढ़ते थे। तो मुझे ये लगा कि ये जो मसनवी है वो मुझसे ज्यादा हम आहंग है, इसलिए कि इसमें कहानीपन भी है और इसमें शेरी हुस्न भी है, और मैं नज़में भी कहने लगा था, गज़लें भी कहने लगा था, और अफसाने भी लिखने लगा था। तो मुझे लगा कि ये तो मेरे लिए इजहार का ज्यादा बेहतरीन जरिया ये मसनवी हो सकती है। लेकिन एक सवाल आप कर सकते हैं कि जब आपको आपसे हम आहंग थी मसनवी, तो उस जमाने में आपने मसनवी क्यों लिखी, इतनी देर क्यों लगाई? तो जाहिर है कि इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन ये है कि जब 8-10 साल पहले जब मैं लखनऊ में था, तो मैंने हिंदुस्तान की सूरत हाल पर गौर करना शुरू किया, और ख़ास तौर से एक तबके की ज़िंदगी पर, कि वो तबका जिसको बाहरी कहा जाता है, तो क्या वाकई वो बाहरी है, बाहर से आया है, लेकिन वो अपने बाप का, अब उसके दादा का नाम जो है
वो लड्डन गुड्डन, और अपने गांव का मोहल्ले के नाम झमाई टोला, हैरी टोला टोला, यानी ट ड रेट्रोफ्लेक्स साउंड और हाकार यानी दुचश्मी है वाली आवाजें नामों में है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन नामों में दुचश्मी है की आवाज है या ट ड की आवाज है, वो खालिस इंडिक आदमी है, खालिस हिंदुस्तानी आदमी है, यानी वो अपने नाम से भी हिंदुस्तानी हो गया है, फिर भी आप उसको बाहरी कह रहे हैं। तो इस पर मैंने गौर करना शुरू किया, तो ये लगा कि बाहर से जो लोग यहाँ आए तो आके यहाँ रच बस गए, और उनके आने से यहाँ एक तब्दीली हुई, उस तब्दीली का रद्द अमल हुआ, फिर उस रद्द अमल का एक रद्द अमल हुआ, और फिर एक मौजूदा जमाने में एक रद्द अमल हुआ, और एक ऐसी कहानी ये बन रही थी जिसमें हमको छुपाने की भी जरूरत थी और नाविल जैसा कुछ वजाहत और सराहत की भी जरूरत थी। तो मैं नाविल में लिखता तो शायद मैं मतलब मैं पकड़ में आ जाता या नहीं कह पाता, और शायरी मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी इतने बड़े मौजू की। तो मुझे एक रात में बैठा हुआ तो लगा ऐसे, जैसे लगा जैसे कुछ उतर रहा है ऊपर से, और शेर पे शेर होते चले गए, और इस तरह से मसनवी जो है वो बनती चली गई। तो मुझे बाद में जब मैंने गौर किया तो मुझे यही लगा कि मैं कहानी भी कहना चाहता था और शायरी भी कहना चाहता था, बहुत दिनों से बड़े कैनवस पर तो नहीं कह सका। ये मौका आया जब मुझे ये वसीला हाथ आ गया, और कहानी कहने का शौक भी पूरा हो गया, और शायरी करने का इसमें शौक भी पूरा हो गया। इस तरह से मसनवी कर्बे जान आपने किताब मुझे दी थी। इत्तेफाक है कि आज जितनी किताबों का अक्स हमने दिखाया जो हम हासिल कर सके, उसमें उस किताब की तस्वीर नहीं है, मगर मसनवी कर्बे जान बहुत, यही है ना नाम, मेरे ख्याल में यही नाम। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब, हाँ कर्बे जान बहुत इम्पोर्टेंट किताब है आपकी। और दानिश साहब, ये किताब लोगों को इतनी पसंद आई कि इस पे 50-60 मज़ामीन आ गए बहुत जल्दी, और उन सब पे इजा करके प्रोफेसर सीमा सगीर ने एक किताबी शक्ल में भी उसको शाये कर दिया उन मज़ामीन को। तो लोगों को बहुत पसंद आई, और चूंकि आज के हालात में इसकी मतलब इसकी मानवियत बढ़ गई, इसलिए लोगों ने ज्यादा इसको पसंद किया शायद। दिल्ली से निगार अजीम साहिबा आपको आदाब कह रही हैं, बहुत बहुत आदाब। निगार साहिबा शामिल हुई हैं। और कलकत्ते से मंजर जमील साहब हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, दोस्त हैं, वो आदाब कह रहे हैं। और कलकत्ते से हमारी छोटी बहन भी माशाअल्लाह अदबी ज़ौक़ है इनका भी, जीनत रशीद साहिबा देख रही हैं। और नए नए साथी बहुत से शामिल हुए हैं। तैयब नोमानी साहब हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, कलकत्ते के डॉक्टर तैयब नोमानी। तो फिक्शन ड्रामे से आप मसनवी पे आए, मगर फिर फिक्शन से तनकीद का ख्याल कैसे आया? तनकीद बाकायदा मैं नक्काद नहीं हूँ, ना मैं इस क्लेम करता हूँ, लेकिन चूंकि मैं मदर्रिस रहा शुरू से आखिर तक, मैं पूरी जिंदगी में पढ़ाता रहा, तो पढ़ाने के दौरान बहुत से मसाइल पैदा हुए तनकीदी, जिनका हल हमको नहीं मिला। मिसाल के तौर पर जब मैं एमए कर रहा था तो एक पर्चा था मशरकी म्यार नक्द का, यानी मशरकी तनकीद का। तो एक तालिब इल्म को जिस तरह का मवाद चाहिए होता है, उस तरह का मवाद हमें किसी किताब में नहीं मिला। बहुत ज़ख़ीम किताबें मिली, प्रिसाइज किताबें नहीं मिली, टू द पॉइंट बातें नहीं मिली, तो मुझे बहुत परेशानी हुई। और मैंने तय किया कि इस परेशानी को मैंने तो झेल ली, अब मेरे दूसरे अहबाब जो आ रहे हैं एमए करने, उनको न झेलना पड़े। तो मैंने अपने नोट्स को जमा किया और उस पर गौर किया, और फिर नए सिरे से किताबें पढ़ी, और एक बिल्कुल हलवा बना के क्रिस्प करके मैंने इस मौजू को लिखा, मशरकी म्यार नक्द। ये किताब मैं एमए किया था जब लिखी थी। इस किताब की बुनियाद पे मुझे स्कॉलरशिप मिली, इस किताब की बुनियाद पे अलीगढ़ में मुझे लेक्चरशिप मिली। ये किताब पाकिस्तान में भी लोगों ने बहुत पसंद की, और हमारे तालिब इल्मों के मसाइल भी हल हुए, आज भी हल होते हैं। ये और बात है कि वो किताब अब सिर्फ लाइब्रेरियों तक महदूद है, मार्केट में नहीं है। तो
पहली ये तनकीदी किताब किस तरह से आई। उसके बाद मैं दर्स तदरीस से जुड़ गया सोलन में, और वो जो CIL था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर, वो खालिस जबान का इदारा था, यानी कैसे जबान पढ़ाई जाए और अदब को भी किस तरह से पढ़ाया जाए, उस तरह से पढ़ाया जाए जिस तरह से यूनिवर्सिटियों में अदब पढ़ाते हैं, या कोई और तरीका अपनाया जाए, कोई और मेथड अपनाया जाए। तो इस तरह से गौर करने का मौका मिला, और बहुत से मसाइल जो मसलन हमारी यूनिवर्सिटी में तो इस तरह के सवालात नहीं होते, लेकिन मैं जहाँ पढ़ाता था सोलन में, जुबैर शायद आपको पता है, या जहाँ जहाँ भी मैं पढ़ाता था वहाँ गैर उर्दू दान लोग आते थे और वो ये सवाल करते थे कि आप देवनागरी स्क्रिप्ट जो है बहुत साइंटिफिक है और उर्दू रस्म खत जो है वो साइंटिफिक नहीं है, तो ऐसा क्यों है? तो मैं उनको बताता था कि साइंटिफिक तो वो भी नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं। कैसे कैसे? इस पर मैंने गौर किया, लिखा तो मालूम ये हुआ कि एक साइंटिफिक का मतलब ये होता है कि एक आवाज के लिए एक हर्फ। तो उर्दू में अगर ज है तो उसके लिए ज़्वाद भी है, जो भी है, जाल भी है, सा के लिए स्वाद है, से है, सीन है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी इससे खाली है, देवनागरी रस्म खत खाली है। वहां भी र के लिए कई सूरतें हैं। कृपा में र कुछ है, क्रिया में कुछ है, करना में कुछ है, कर्म में कुछ है, रुपया में कुछ है। तो इस तरह से हमने बताया कि साहब साइंटिफिक वो भी नहीं है। इसी तरह से साइंटिफिक वो कैसे जबान हो, कैसे स्क्रिप्ट हो सकता है कि आप बोलते हैं कर्म, और साइंटिफिक का मतलब ये होता है कि जो आवाज आप बोल रहे हैं उसी हिसाब से आप लिखे भी। तो कर्म जब हम बोलते हैं तो पहले क बोलते हैं, फिर र बोलते हैं, फिर म बोलते हैं। लेकिन जब आप हिंदी में लिखते हैं तो पहले क लिखते हैं, फिर म लिखते हैं, फिर आखिर में र लिखते हैं। तो साइंटिफिक कैसे जबान हो गई? तो इस पर गौर किया तो बहुत सी किताबें हो गई। फिर लैंग्वेज गेम्स का एक बड़ा रोल होता है लैंग्वेज सिखाने में, और बाहर के मुल्कों में तो टेक्स्ट में भी शामिल होता है। तो हमारा इदारा जो है इस तरह के तजर्बे करता था और मुख्तलिफ स्टेट्स की किताबें भी तैयार करता था। तो हम लोग तैयार करते थे कि लैंग्वेज गेम्स के जरिए हम कैसे जबान सिखाएं, और पहली सतह से लेके MA तक के तलबा के लिए किस तरह के लैंग्वेज गेम्स बनाए जाएं। तो उर्दू तो ऐसी खुशकिस्मत जबान है और ऐसी रिच जबान है कि पहली क्लास से लेकर MA के क्लास तक के लिए पहले से खेल मौजूद हैं। तो उन खेलों को रिफ्रेमिंग करने की जरूरत थी। मसलन पहेली है, दो सुखने हैं, कैमुकरनिया हैं, पजल्स हैं, मुअम्मा है, इस तरह के हैं। इसी तरह काफिया पैमाई है, रदीफ है, उन्मान साजी है, उन्मान शनासी है। इसी तरह से बहुत से अल्फाज के खेल हैं, हरूफ के खेल हैं, मानी के खेल हैं। तो इन पर गौर किया और वाकई देखा कि खेल खेल में अगर हम जबान सिखाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से तालिब इल्म जो है जबान सीख जाते हैं, बगैर प्रेशर के, बगैर दबाव के। तो इस पर मैंने 2 किताबें लिखी। एक तो लिसानी खेल मशहूर भी हुई, कई स्टेट में ये कोर्स में भी दाखिल है। इसी तरह से जदीद तरीका तदरीस क्या है, किस तरह से हम पढ़ाएं, नस्र में तशरीह कैसे पढ़ाएं, अफसाना कैसे पढ़ाएं, नावल कैसे पढ़ाएं, नज्म कैसे पढ़ाएं, गजल कैसे पढ़ाएं, कि क्या मेथड अपनाएं, फिर तलफ़ुज़ कैसे सिखाएं। अगर मीडिया के आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे ज़्यादातर चैनल्स के जो न्यूज़ रीडर हैं वो शीन काफ दुरुस्त नहीं है, वो गलत पढ़ते हैं, उनकी आवाज़ सही नहीं है। तो उनको भी ठीक करने के लिए और असातिज़ा के को भी ठीक करने के लिए हमने एक किताब लिखी, ज़बान व अदब के लिसानी पहलू, और उसके लैंग्वेज लैब लेसन बनाए और उसको रिकॉर्ड भी किया गया। तो इस तरह से तनकीद या तदरीस दोनों कह सकते हैं, इस तरह की किताबें भी मैंने लिखी, इधर भी दिलचस्पी हुई ये जरूरत के तहत। उसी में चूंकि मैं अदीब हूँ और मैं कहानियां लिखता हूँ, तो मैंने कोशिश की कि जो जबान, जो तनकीद की जबान हो या तदरीसी नवीयत के मज़ामीन की जबान हो, वो खुश्क ना हो, उसमें भी थोड़ी सी तरी पैदा हो जाए, उसमें भी लताफत पैदा हो जाए। तो मैंने अपनी तख्लीकी सलाहियत का इस्तेमाल वहाँ भी किया, और इसीलिए मेरी तनकीद की या तदरीसी नवीयत की तहरीर की जबान भी दूसरों के मुकाबले में मुख्तलिफ हो गई है। ज़्यादातर लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को शायद अच्छी नहीं लगती होगी, क्योंकि वो समझते हैं कि तनकीद की जबान
तख्लीक की जबान नहीं होनी चाहिए, ये भी एक बहस तलब मसला है। लेकिन बहरहाल मुझे इस तरह की जबान लिखने से मुझे भी, मेरे इसातिज़ा को भी और मेरे तलबा को भी फायदा हुआ। तो इस तरह से मैंने तनकीद की तरफ कदम बढ़ाया और कुछ 5-6-7 किताबें लिखी। नए साथी बहुत सारे शामिल हो रहे हैं माशाल्लाह, और तबस्सुम आज़मी साहिबा आपको सलाम कह रही हैं, और मोहम्मद साबिर खलील साहब देख रहे हैं, हमारे दोस्त नासिर एम कमाल इब्ने कमल हमारे अलीगढ़ के उन दिनों के साथी आपके और हमारे, माशाल्लाह वो भी आए हैं, आदाब कह रहे हैं सलाम। और आपकी बातों से खुश हैं, तालियां बजा रहे हैं। और गुल खान देख रही हैं जयपुर से मेरे ख्याल में। सफदर साहब कह रहे हैं लैंग्वेज गेम्स के गजनफर साहब एक्सपर्ट हैं। बेशक। तो बहुत सारे, उस्मा इरफान साहिबा देख रही हैं टोरंटो से, आपको भी आदाब। खलील हैदर खालिद हैदर खालिद साहब देख रही हैं कलकत्ते से। अजरा मनाज साहिबा देख रही हैं, आदाब कह रही। और जनाब तो बात कर रहे थे तनकीद की। अच्छा, एक बड़े मज़े की बात अब होगी कि मोतबर ज़राए से मुझे ये पता चला है कि आप बहुत मोमिन कलमकार, लफ्ज़ मोमिन इस्तेमाल किया गया है, कि रोज़ाना कम से कम 1 दर्जन सफ़ा ज़रूर लिखते हैं, मौसम जैसा भी हो। तो उर्दू में डेडिकेटेड कलमकार तो बहुत हैं, मगर डिसिप्लिन कलमकार बहुत कम है। तो ये डिसिप्लिन कहाँ से आपके अंदर आए? देखिए, मैं तो समझता हूं कि अगर आपके अंदर आग है, तख्लीकी आग है, तो उसकी शुआएं भी उसके शोले भी निकलेंगे, शरारे भी निकलेंगे और धुआं भी निकलेगा। तो मगर रोज कैसे मुझे निकलेगा लगता भाई? है कि मेरे अंदर तख्लीकी आग अभी बुझी नहीं है। नहीं, मगर रोजाना सुबह तो निकलने तख्लीकी आग अभी बुझी नहीं है, इसलिए जी। मगर ये आपने ये अर्न यानी एक्वायर्ड तो हैबिट है, मेरा ये कैसे हुआ? ये प्रैक्टिस कैसी है? ये बड़ी अच्छी बात है। मैं खुद इतना डिसिप्लिन नहीं हूं। हाँ, ये देखिए, हाँ देखिए, शुरू में भी मुझ पर ये एक इल्जाम लगा कि गजनफर बीसीआर गो हैं, बहुत ज्यादा लिखते हैं और जल्दी लिखते हैं। तो इसका जवाब शहरियार ने एक इंटरव्यू में दिया कि आप जिसको समझते हैं कि जल्दी राइटर लिख रहा है या गजनफर जल्दी लिख रहे हैं, तो आपको पता नहीं है कि वो मवाद कब से पक रहा होगा इनके जहन में। तो ऐसा ओहो। नहीं है कि आदमी फौरन लिख देता है, वो दबाव, वो प्रेशर जो है पड़ता रहता है, वो पकता रहता है, पकता रहता है, और कभी कभी बरसों में जाके वो बाहर आता है। तो एक तो ये है कि मेरे अंदर अर्ज ज्यादा है लिखने की, मेरा कलम रुकता नहीं है। और अजीबोगरीब बात है कि जब मैं पर्दे पे लिखता हूँ, यानी फेसबुक के पर्दे पे लिखता हूँ, या अच्छा कागज इस्तेमाल करता हूँ, या अच्छी जगह बैठ के लिखता हूँ, या अच्छा कलम इस्तेमाल करता हूँ, तो जुमले अच्छे बनते हैं, जहन अच्छा काम करता है। खराब कागज या उजलत में कोई काम करता हूँ तो अच्छे जुमले नहीं बनते हैं। तो बहरहाल, लेकिन मेहनत बहुत जरूरी है। मैं कोई भी अपनी तखलीक, कोई भी तहरीर 5 बार से कम नहीं लिखता। फिर भी वाह। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, सेटिस्फेक्शन का फिर भी एहसास नहीं होता। तो मैं मेहनत करता हूँ, लिखता रहता हूँ। और जब आप ज्यादा लिखते हैं तभी आप उनमें से कोई अच्छी चीज निकलती है। ये जरूरी नहीं है कि आप एक चीज लिखें और बिल्कुल वो मास्टरपीस हो जाए। ये ऐसा होता नहीं है, और होता है तो बहुत कम होता है। बहुत तो रेयर। एक तो ये है। दूसरे ये कि जो हमारा माशरा है, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ जो हादसा पेश आ रहा है या जो कुछ दिखाई दे रहा है, और जितना उसका दबाव है, वो दबाव हमको मरने नहीं दे रहा, हमको अंदर से ताकत बख्श रहा है, हमको जिंदा रखे हुआ है। और इसीलिए उन दबाव पर या उन हालात पर मेरा कलम जो है वो रवा रहता है, लिखता जाता है। और मैं बगैर ये सोचे कि क्या चीज़ अच्छी होगी और लोग इसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, मैं लिखता रहता हूँ, मैं लिखता रहता हूँ। और बहुत सी चीज़ें लोगों को पसंद आती हैं, बहुत सी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। लेकिन इस डर से, इस लालच में कि बहुत अच्छा होगा तभी लिखूंगा, या इस डर से कि पता नहीं लोग क्या समझेंगे, मेरा कलम नहीं रुकता, न मेरा जहन रुकता है, न मेरा तख्लीकी अमल रुकता है। तो मैं रोजाना बहुत कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। और बहुत उसी वक्त लिखता हूँ
जब मुझ पर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, यानी आप कह सकते हैं कि मैं जबर को जेर करने की कहानी लिखता हूँ। यानी जब जबर बहुत दबाने लगता है तो उसको, उससे निकासी के लिए, उसको हराने के लिए, उसको शिकस्त देने के लिए, उसको रोकने के लिए मेरा कलम जो है वो हरकत में आता है। वाह वाह। इलाहाबाद से डॉक्टर सालेहा और रशीद साहिबा जब शामिल हुई हैं, आदाब कह रही हैं। आपको भी आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अदा और जी नहीं, डेडिकेशन एक चीज अलग है, मगर डिसिप्लिन जो है ये हम उर्दू वालों में कम है। मेरे अंदर भी इतनी डिसिप्लिन नहीं है, मैं तो आवारागर्द आदमी हूँ। मगर आपकी ये जो डेडिकेशन के साथ डिसिप्लिन है, इस पे मुझे बड़ा फख्र है। आई एम रियली प्राउड ऑफ इट कि हमें ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए कि साहब उसके शुक्रिया, साथ काम करें। तो शुक्रिया। अहबाब हमारी बातें इतनी बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत देर बर्दाश्त कर चुके, तो इशारा कुछ हो रहा है कि साहब गजल की भी फरमाइश की जाए, तो हुजूर कुछ अता हो। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो कुछ गजलों के 2-3-4 शेर सुना देता हूँ। जी जी जी, जरूर सुनाए। जी हाँ सुनाए, अता हो। शेर समाअत फरमाइए कि यकीन जानिए इसमें कोई करामत है, यकीन जानिए यकीन जानिए इसमें कोई इसमें करामत। कोई करामत है, जो इस धुएं में मेरी सांस भी सलामत है। भाई वाह, वाह यकीन वाह, जानिए इसमें इसमें कोई कोई करामत है। करामत है, हम्म। जो इस धुएं में मेरी सांस भी सलामत है। भाई वाह वाह। और शेर देखिए कि नजर भी हाल मेरे दिल का कह नहीं पाती, नजर भी हाल मेरे दिल का कह नहीं पाती, ज़बां की तरह मेरी आंख में भी लुकनत है, अरे ज़बां की वाह, तरह मेरी तेरी आंख आंख में भी में भी लुकनत है। लुकनत है। भाई और वाह 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 जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, वाह। जो जो हो हो रहा रहा है है उसे उसे देखते देखते रहो रहो चुपचाप, चुपचाप। यही सुकून से जीने की एक सूरत है। वाह जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, वाह। यही सुकून से जीने की एक सूरत है। अब मैं उसके झूठ को भी सच समझ के सुनता हूँ, मैं उसके झूठ को भी सच सच समझ के। समझ के सुनता हूँ कि उसके झूठ में भी जिंदगी की कुव्वत है, वाह कि वाह वाह। उसके झूठ में भी जिंदगी की जिंदगी की कुव्वत। कुव्वत है। और ये तमाम लोगों की नजर है, ये किसकी आंख टिकी है उदास मंजर पर, वाह। ये ये किसकी किसकी आंख आंख टिकी है टिकी उदास है मंजर उदास पर, मंजर। ये कौन है कि जिसे देखने की फुर्सत है। वाह ये किसकी आंख टिकी है उदास मंजर पर, ये वाह वाह वाह। कौन है कि जिसे देखने की फुर्सत है। अब कोई बईद नहीं ये भी इश्तिहार छपे, कोई बईद नहीं ये भी इश्तिहार ये छपे। भी इश्तिहार छपे, हमारे शहर में जल्लाद की जरूरत है, हाँ 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 हाँ, क्या हमारे बात। शहर में जल्लाद की जल्लाद की जरूरत है। जरूरत। और वाह सिपर तमाम बदन के हवास डाल चुके, वाह सिपर तमाम बदन के हवास डाल चुके, बस एक आंख है जिसमें अभी बगावत है, बस वाह वाह वाह। एक आंख है जिसमें जिसमें अभी अभी बगावत है। बगावत है। अच्छा शेर साहब, हो वाह वाह रहा वाह। है उसे देखते रहो चुपचाप, यही सुकून से जीने की एक सूरत है। वाह। और 2-3 शेर और सुन लीजिए जी अता। कि सामाने ऐश सारा हमें यूं तो दे गया, वाह। सामान्य सामाने है, ऐश सारा हमें यूं तो दे ये गया, तो देख रहे हैं। लेकिन हमारे मुंह से ज़बां काट ले गया, ओहो, लेकिन हमारे मुंह से जबान ज़बां काट ले काट गए। ले गया। और ये तमाम हजरात की नजर है जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि दफ्तर में जहन, घर में निगह, रास्ते में पाँव, दफ्तर में जहन, घर में निगह, रास्ते में पाँव, जीने की काविशों में बदन हाथ से गया, वाह। जीने की काविशों में बदन हाथ बदन से। हाथ से गया। वाह वाह सीने से आग, आंख से पानी, रगों से खून, वाह। सीने से आग, आग से आंख से पानी, रगों पानी, से रगों खून। से खून,
एक शख्स हमसे छीन के क्या क्या न ले गया, एक शख्स हमसे छीन के क्या क्या न ले गया, ख्वाबों का एक तिलिस्म बचा था दिमाग में, ख्वाबों का एक तिलिस्म बचा था दिमाग में, अब के बरस उसे भी कोई तोड़ ले गया, के बरस उसे भी कोई तोड़ ले गया, अब फुनकारता हुआ मुझे एक अजदहा मिला, फुनकारता हुआ मुझे एक अजदहा मिला, जब भी किसी खजाने का दर खोलने गया, जब भी किसी खजाने का दर खोलने गया, दफ्तर में जहन, घर में निगाह, रास्ते में पांव, जीने की काविशों में बदन हाथ से गया। वाह वाह वाह। अच्छा आजाद, बहुत सारे और फिर या बस एक गजल और सुना सकते हैं? आज आपकी शाम है। बिल्कुल, सुनाए सुनाए। बेहतर एक छोटी पैर में जमीन में सुन ले। हाँ सुनाए, बताओ। ये तमन्ना नहीं कि मर जाएं, ये तमन्ना नहीं कि मर जाएं, ये तमन्ना नहीं कि मर जाएं, जिंदा रहने मगर किधर जाएं। वाह। ये तमन्ना नहीं कि मर जाएं, जिंदा रहने मगर किधर जाएं। वाह। ऐसी दहशत कि अपने सायों को, वाह। ऐसी दहशत कि अपने सायों को, कि अपने सायों को लोग दुश्मन समझ के डर जाएं, लोग दुश्मन समझ के डर जाएं। और शेर देखिए गजल का कि वो जो पूछे तो दिल को ढारस हो, वो जो पूछे तो दिल को ढारस हो, अब वो जो देखे तो जख्म भर जाएं, वो जो देखे तो जख्म भर जाएं। और शेर देखिए, वो जो पूछे तो दिल को ढारस हो, वो जो देखे तो जख्म भर जाएं। और शेर देखिए कि बच के दुनिया से घर चले आए, बच के दुनिया से घर चले आए, घर से बचने मगर किधर जाएं, घर से बचने मगर किधर जाएं। बच के दुनिया से घर चले आए, घर से बचने मगर किधर जाएं। सोचते ही रहेंगे हम शायद, सोचते ही रहेंगे हम शायद, वो बुलाएं तो उनके घर जाएं, वो बुलाएं तो उनके घर जाएं। ये तमन्ना नहीं कि मर जाएं, जिंदा रहने मगर किधर जाएं। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। हुजूर, कोलकाता से हमारे सलीम रिजवी साहब दोस्त हैं, बहुत अच्छे, वो देख रहे हैं, आदाब कहते हैं। और मुजफ्फर नाजनीन देख रहे हैं, वो भी आपको आदाब कह रही। और कुछ और नए साथी, ज़ीबा ज़फ़र हमारे दोस्त हैं, अलीग हैं, ज़ेबा को जानते हैं आप, ज़फ़र उगानवी साहब की साहबजादी, और अच्छी राइटर हैं। ज़ेबा भी देख रहे हैं, आजकल कहानियां सुनाती हैं बहुत अफसर, आप भी सुने, यूट्यूब पे लगाती रहती हैं। तो सबों को ज़ेबा वालेकुम अस्सलाम। और जनाब गुल खान देख रही हैं, वो भी आपको आदाब कहती हैं। आदाब। नासिर कमाल साहब जो हैं, वो आप के दोस्त साहब आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि गजरफर साहब की शायरी तो अच्छी है ही है, और बंडी के साथ टाई भी बहुत खूब है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये बातें तो हुई। अच्छा साहब, दर्स व तदरीस के साथ इनकी जैसी नहीं है मेरी। आप जो है, ये एक सवाल है कि दर्स व तदरीस के साथ आप उर्दू टीचर्स को ट्रेन भी करते हैं या करते थे, अभी आप रिटायर हुए हैं, तो क्या कॉलेज के उस्ताद ट्रेन नहीं होते हमारे यहाँ? क्या मामला, ये जो डिपार्टमेंट आपका यह है, उसका क्या सिलसिला है? ये ट्रेंड हो जाते हैं? ये भी एक सवाल। ट्रेंड नहीं होते। अच्छा। हाँ, ये असल में जो यूनिवर्सिटी के लेवल पे जो एकेडमी स्टाफ कॉलेज है, जहाँ पर एकेडमी स्टाफ कॉलेज में प्रोफेसर लेक्चरर आते हैं और उनको हम ट्रेन करते हैं और उनका रिफ्रेशर कोर्स करते हैं, उनका ओरिएंटेशन करते हैं, नई चीजें सिखाते हैं और पुरानी चीजों की तजदीद करते हैं। तो वो जाके अपने कॉलेजेस में
अपने तलबा को और बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा उनके सामने करते हैं। स्कूल की सतह पे इस तरह का कोई इंतजाम नहीं था। अर्जुन सिंह ने अपने जमाने में ये इंतजाम किया कि इस तरह की कोई एकेडमी हो जहाँ स्कूलों के असातिज़ा आए और उनकी भी ट्रेनिंग हो। और ये जरूरी नहीं है कि जो ट्रेंड या बीएड करके आते हैं असातिज़ा या कोई और भी तरबियत पाके आते हैं तो वो पूरी तरह से तरबियत याफ्ता होते ही हैं। आप जानते हैं कि इन दरसगाहों में या इन तरबियत गाहों में होता क्या है। तो ये एक खालिस प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल किस्म का इदारा था। एक ऐसी एकेडमी थी जहां हम ये बताते थे कि हम मतन को कैसे खोलें और मतन के अंदर जो खूबसूरती है उस खूबसूरती को हम तलबा तक कैसे पहुंचाएं, और मतन के अंदर जो मालो मनाल हैं, जो अक़दार हैं, जो वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज तक कैसे रिसाई तलबा की हो और तलबा पर उनके असरात दिखाई दे। तो इस तरह की ट्रेनिंग वहाँ होती थी कि साफ पता चल जाता था कि हमने जो कुछ पढ़ाया है उसका असर इन पे हो रहा है कि नहीं। फिर स्कूलों में या कॉलेजेस में तलफ़ुज़ की तदरीस पर या तलफ़ुज़ सिखाने पर जोर नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ बाकायदा लैंग्वेज लैब के जरिए, लैंग्वेज लैब लेसन के जरिए तलफ़ुज़ सिखाने का भी एक इंतजाम होता था। फिर इवेल्युएशन एंड टेस्टिंग का बहुत माकूल स्कूलों में या तरबियत गाँव में नहीं होता। हमारे यहाँ बहुत माकूल साइंटिफिक इस तरह के पैमाने होते थे। तो जो हमारे यहाँ 10 दिन की ट्रेनिंग पाके जाते थे वो इस काबिल हो जाते थे कि वो जाके रिसोर्स पर्सन की हैसियत से अपने इदारों में काम करते थे और दूसरों को भी ट्रेन करते थे। तो इसलिए इस इदारे की यानी हमारी जो एकेडमी है उसकी बहुत ज़रूरत थी और इसी ज़रूरत के तहत बुनियादें मजबूत करने के लिए बनाई गई थी। अफसोसनाक बात यह है कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है या ख़जाना खाली है या उर्दू इदारे को देने के लिए पैसे नहीं है। नतीजतन सारे तीनों एकेडमियाँ बंद पड़ी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जो असातिज़ा हैं उनकी सलाहियतें भी ज़ाया हो रही हैं, उनका वक्त भी बर्बाद हो रहा है और गवर्नमेंट का पैसा भी बर्बाद हो रहा है। काश क्या इस तरह कोई ये काम नहीं देता कर सकते? तो ये इदारे अपने मकसद मैं पूछ रहा हूँ कि उर्दू एकेडमीज जो एकेडमियां होती है ना स्टेट्स की, उनके से भी ये काम नहीं होता। नहीं, वो तो किताब छापना, मुशायरा कराना, सेमिनार कराना उनके बुनियादी काम है। ये काम खालिस तदरीसी है। फिर आपको अगर इमला से लेके अदब तक, इंशा तक के जो मसाइल हैं उन मसाइल का हल हम लोग फराहम करते थे। सफदर साहब पूछ रहे हैं कि CIIL किसका सवाल था? ये सफदर साहब का सवाल है कि CIIL जी इस जवाल के बारे में कुछ बताएं। जी, ये सिल क्या है बताएं। जी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर, इसका पूरा नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर। ये इदारा इसलिए कायम किया गया था कि हिंदुस्तान की जितनी इलाकाई जबानें हैं उन जबानों की तरक्की हो सके, उनका फरोग हो सके और उन जबानों में जो दर्स व तदरीस का सिलसिला है वो सिलसिला भी बेहतर हो सके और जो असातिज़ा पढ़ाते हैं स्कूलों में वो 10 दिन के लिए नहीं बल्कि वो आए ज्यादा दिनों के लिए, यानी 10 महीने के लिए, और वो तरबियत पाएं और जाके अपने स्कूलों में मुख्तलिफ जबानों के स्कूलों में पढ़ाएं। बहुत नेक मकसद के तहत, बहुत अच्छे मकसद के तहत ये इदारा कायम हुआ था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ तवज्जो कम होती गई, असातिज़ा रिटायर्ड होते चले गए, जगह खाली होती गई, भरने की तरफ किसी की तवज्जो नहीं गई। जो लोग पढ़ने आते थे उनकी भी दिलचस्पी कम होने लगी क्योंकि उनको माकूल तनख्वाह तो उनकी वही मिलती थी जो गवर्नमेंट देती थी, लेकिन उसको स्कॉलरशिप जो पहले एक वजीफा के तौर पर कैश अलाउंस हम लोग देते थे उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई, इजाफा नहीं हुआ। तो नतीजा ये हुआ कि उधर से आना बंद हो गया। तो असातिज़ा ने भी आना बंद कर दिया, गवर्नमेंट की तवज्जो भी कम हुई और जो जिन असातिज़ा की बहाली हुई थी इस काम के लिए वो धीरे धीरे सब रिटायर हो गए
और जो हैं जो डेली वेजर वो इतने काबिल नहीं हैं कि वो टीचर्स को पढ़ा सकें या बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें। तो इस तरह से इसका जवाल होता चला गया और अब सिर्फ नाम का है, काम का नहीं ये अदारा। सब एक सवाल ये भी है कि क्या ये जो प्रोजेक्ट्स आप बता रहे हैं स्कूल के उस्तादों के लिए और यूनिवर्सिटी के असातिज़ा के लिए, क्या मुशायरे के शायरों के तलफ़्फ़ुज़ के लिए भी कोई प्रोजेक्ट है? वो जो तलफ़्फ़ुज़ सिखाने वाला एक हिस्सा है ना, उसमें जो हम लोग शॉर्ट टर्म प्रोग्राम करते हैं उसमें IAS IPS वालों को भी बुलाते हैं, रेडियो टेलीविजन वालों को भी बुलाते थे। अगर जो मुशायर हैं अगर उनका तलफ़्फ़ुज़ खराब है तो वो भी आ सकते हैं, वो भी सीख सकते हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन वो तो अपने आप को सबसे ज्यादा काबिल समझते हैं, खुद से तो नहीं आएंगे, उनको लाना पड़ेगा। आएंगे। अच्छा साहब, ये तो ऐसी हाँ अगर ये अगर पाबंदी आयद कर दी जाए कि आपके तमाम मुशायरे बंद कर दिए जाएं अगर आप ये कोर्स अटेंड नहीं करेंगे तो शायद वो आए। अच्छा साहब, ये सवाल है कि उर्दू जबान क्या वाकई दम तोड़ रही है या सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स है या हकीकत है? क्या हो रहा है, क्या लगता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और मुझे खुशी हुई कि आपने ये सवाल उठा दिया और ये सवाल आ गया। और अगर ये सवाल नहीं आता तो ये इंटरव्यू जो है ये इनकम्प्लीट होता। ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल के दो तरह के जवाब मिलते हैं। एक जवाब ये होता है कि भैया देखिए, इतने बड़े बड़े मुशायरे होते हैं, इतने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस लोग कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े मेले लगाए जाते हैं, हिंदुस्तान से बाहर उर्दू मुशायरे हो रहे हैं, उर्दू प्रोग्राम हो रहे हैं, तो उर्दू मरी कहाँ? उर्दू तो जिंदा है, फ्लोरिश है, आगे बढ़ रही है। दूसरा जवाब ये होता है कि भाई कल जो अब्बा साहब उर्दू जानते थे उनका बेटा उर्दू नहीं जानता, जो असातिज़ा उर्दू पढ़ाते थे उनके बच्चे उर्दू नहीं पढ़ते, जो फोर्थ क्लास का अमला है जो उर्दू में कारोबार करता था, काम करता था, वो अब अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाता या खुद उर्दू में काम नहीं करता। मैं आपको एक अलीगढ़ की मिसाल देता हूँ, क्योंकि बात ही अलीगढ़ से शुरू हुई थी। एक जमाने में हम और तारिक शतारी निकले डिपार्टमेंट से और पहुंचे, यूनियन का इलेक्शन हो रहा था और ये देखे कि उर्दू किस सूरत में मौजूद है। तो हम तमाम दीवारों को देखते हुए गए, हमें एक भी पंफलेट, एक भी इश्तिहार, एक भी कैलेंडर ऐसा नजर नहीं आया जिस पर उर्दू में जो उर्दू में हो या जिसमें उर्दू में वोट मांगने की गुजारिश की गई, सब हिंदी में। अच्छा, ये उन लोगों का हाल है जिसके बारे में कहा जाता है कि उर्दू जो है अलीगढ़ में फोर्थ क्लास एम्प्लॉई जो है वो जिंदा रखे हुए हैं, उनका ये हाल है, ये आलम है। तो जाहिर है कि जो बड़े उस्ताद हैं वो अपने बच्चे को उर्दू खतरनाक मौजू है, इसलिए बार बार मामला फ्रीज हो रहा है और अल्लाह रहम करे। तो लगता है कि ग़ज़नफ़र भाई वापस आएंगे अभी, और एक आध सवाल रह गया है। जी हुजूर, आप ऐसे खतरनाक बातें करते हैं कि मामला डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये आखिरी सवाल ये है, हमारा वक्त हुआ चाहता है कि अब इसका जवाब बहुत मुख्तसर में ये समझ लीजिए कि उर्दू की सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमारी औलाद उर्दू नहीं जानती या बहुत कम जानती है, और इतनी जानती है और इतना रिश्ता नहीं है जज्बाती कि वो अपनी औलाद को मौलवी रख के या किसी को रख के उर्दू पढ़ा सके। तो मेरे बेटे की जो जनरेशन है, जो नस्ल है, वो उर्दू से नाबलद होगी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे इसका मुस्तकबिल कैसा है। और फिर इसके बारे में जो लोगों की राय हैं, जो तरह तरह के कमेंट्स हैं, वो कहने की जरूरत नहीं है। तो और ना ही कहीं से ठोस, हर आदमी कहता है कि भाई रोजी रोटी तो देती नहीं उर्दू। अरे डॉक्टरी क्या रोजी रोटी देती है? इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट क्या रोजी रोटी देता है? क्या वो गारंटी देता है? तो बेचारी उर्दू से ही क्यों इसका मुतालबा, जबकि मैं कहता हूं कि उर्दू जो है रोजगार देती है और दे भी सकती है। आजकल जितने टेलीविजन हैं, एंकर्स हैं, नाजिम हैं, कंपेयरर हैं,
प्रोडक्ट बेचने वाले सेल्समैन हैं, सेल्स गर्ल हैं, सेल्स बॉय, ये सब अगर उर्दू जानते हैं तो प्रोडक्ट बिकता है, लोग मतलब अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए कि जबान में ताकत बहुत है, इसकी आवाज में बहुत ताकत है, इसके अल्फाज में बहुत ताकत है, इसके शेर में बहुत ताकत है, इसके फिक्शन में बहुत ताकत है। तो इस ताकत का हम इस्तेमाल करें तो ये उर्दू जो है जिंदा रह सकती है, जिंदा नहीं बल्कि बहुत अच्छी तरह से जिंदा रह सकती है। लेकिन हमने तो ये एहसास डेवलप कर दिया है कि ये पसमानदा लोगों की जबान है, ये गिरी पड़ी जबान है, ये गरीब लोगों की, कमजोर लोगों की जबान है, इसको पढ़ के क्या करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि ये तो अशरफ की भी जबान है जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे, ये तो मुशीरुल हसन की भी जबान है जो वाइस चांसलर थे, ये तो अफजल की भी जबान है जो IG थे, ये तो जावेद दानिश की भी जबान है जो कनाडा में जो बाहर रहते हैं, ये हमारी भी जबान है जो मैं डायरेक्टर। तो ऐसा नहीं है कि ये जबान पसमानदा लोगों की जबान है, ये जबान, इस जबान के पढ़ने वाले बड़े लोग भी हैं, लिखने वाले बड़े लोग भी हैं। जरूरत इस बात की है कि तबलीगी जमात वाले जिस मिशन से काम करते हैं उस स्पिरिट से काम किया जाए, तो इस एहसास को मिटाया जाए कि ये पसमानदा लोगों की जबान नहीं है, और इस एहसास को भी मिटाया जाए कि रोजी रोटी का जबान का ये मसला नहीं है। जबान का काम ये नहीं कि रोजी रोटी दे, बल्कि जबान का काम है बेहतर इंसान बनाना, अखलाक को संवारना, किरदार को बेहतर बनाना। तो ये जबान ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकती है, और ये जब ही होगा जब हम तबलीगी जमात वाला जो स्पिरिट है वो अपनाएं, या हम उर्दू से उसी तरह से मोहब्बत करें जिस तरह अपनी महबूबा से करते हैं, या शुरू में अपनी बीवी से करते हैं। अगर आप इस तरह से अपनाते हैं उर्दू को तो ये उर्दू जिंदा रहेगी, नहीं तो सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। खुदाबंदा नादिर अली खान साहब को के दर्जात बुलंद करे। उन्होंने जो तबलीग के निसाब आपके लिए लिखे थे और जो कुछ वक्त आपने गुजारा, मेरा भी ताल्लुक बहुत अच्छा था नादिर साहब से, तो वो उसके असरात आज नजर आ रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि वाकई डेडिकेशन तो है इनके यहाँ बहुत ज़्यादा है और डिसिप्लिन भी है। तो उसी के साथ ही मेरे ख्याल में वो जो डिसिप्लिन वाला मामला आपके यहाँ है वो नादिर अली खान साहब का भी कुछ इसमें हाथ है कि अच्छा साहब, ये सारी बातें माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई। ताज़ा दम कलमकारों के लिए क्या उस्ताद थे हमारे। हाँ बिल्कुल, हमारे भी हम उस जमाने में ही थे। तो ताज़ा दम कलमकारों के लिए क्या पैगाम है आपका? पैगाम क्या, मेरा एक मशवरा है, एक दरख्वास्त है कि हम अपनी जबान से प्यार करें, अपनी जबान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमसे जो हो बन सके वो हम करें, और जो कुछ हम लिख रहे हैं इखलास के साथ, सदाकत के साथ, सादगी के साथ लिखें। जो हाली ने फार्मूला दिया था, अगर हम इसी को अपना लें तो हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और मेहनत बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि फौरन कोई वाक़या हुआ और उस पर लिख के हम मैदान में आ गए। बहुत तहजीब की, तनकीद की ज़रूरत है, तब जाके कोई बेहतर तख्लीक सामने आती है। तो हम अपनी नई नस्ल से यही कहेंगे कि आपके अंदर जो सलाहियत है उस सलाहियत को जिला बख्शें, और उजलत में अदब न लिखें बल्कि अदब के लिए संजीदगी का रवैया अपनाएं, और ईमानदार अपने इजहार में ईमानी का सबूत दें। वाह, बहुत अच्छे। अच्छा हजरात, दोस्तों, नाजरीन, आपको मैं बताऊं कि आज 8 दिसंबर कुछ ख़ास असातिज़ा की यौम पैदाइश है, जिसमें नासिर काज़मी, इम्तियाज़ अली अर्शी, उपिंदर नाथ अश्क, सुगरा मेहंदी, इन तमाम को खुदावंद इनके दर्जात बुलंद करे। साथ ही आज कुछ ख़ास दोस्तों की सालगिरह भी है। जिगर मसूद अब्दुल्ला हमारे दोस्त लखनऊ, सिपरना मित्रा कोलकाता, चिराग सोनी, शरदा जैन, डॉक्टर तमन्ना परवीन कलकत्ता, ये सारे लोग, जावेद अली, फैसल नवाज चौधरी पाकिस्तान, नदीम खान, सबों को बहुत बहुत सालगिरह की मुबारक। और सालगिरह की बात हो रही है तो योर्स ट्रूली की भी सालगिरह थी, जिसमें 500 से ज़ायद दोस्तों, करम फरमाओं, शागिर्दों, फेसबुक मैसेज और व्हाट्सएप और ईमेल पर मुझे खूब
दुआएं मिली हैं, मगर इतनी दुआ भी बहुत बहुत परेशान करती है कि वो सिलसिला आज तक जारी है। भैया 3 दिन हो गए, अब माफ़ करो। और सालगिरह पर हमने कोशिश ये की थी कि फर्दन फर्दन कोई 500 लोगों को तो हमने शुक्रिया अदा कर दिया। जिनका नाम रह गया तो वो हमें माफ़ करें। और मगर दिल की गहराइयों से आप सबकी बेपनाह मोहब्बतों का शुक्रिया। चलते चलते ये भी बताता चलूं कि आवारगी विद दानिश का नया सेगमेंट, लेक्चर सीरीज फॉर सीकर्स, मशाहिर की कहानी सफदर इमाम कादरी की ज़बानी की तीसरी किस्त शिबली नुमानी पर है। नवंबर 18 बरोज़ बुध 15 रोज़ा ये सीरीज जश्न अलीगढ़ सदी के सिलसिले में जारी है। हमारा वक्त हुआ चाहता है। प्रोफेसर गजनफर, आपका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। खुशबाश। आपका भी शुक्रिया। माशा बनकर लीव दबा दो लीव को।